रात अपने पूरे शबाब पर थी। शहर की रोशनी और कोलाहल से दूर इस पुराने मोहल्ले में गहरा अंधेरा पसरा हुआ था। इतना गहरा कि लगता था जैसे खुद सन्नाटा सांसें रोक कर बैठा हो। कभी कभार ही किसी दूर के वाहन की मध्यम सी आवाज उस सन्नाटे को चीरती और फिर वही खामोशी, वही डर लौट आता। कार्तिक मास की यह रात बेहद ठंडी थी। हवा में एक तीखी बर्फीली ठंडक थी जो त्वचा नहीं सीधे हड्डियों तक उतर जाती थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने छू लिया हो। एक छोटे से पुराने कमरे के अंदर, जहां मिट्टी के तेल की एक कमजोर थरथराती लालटेन किसी तरह टिकी थी, दीवारों पर दो परछाइयां हिल रही थीं, ललिता और उसका बेटा रवि। ललिता एक साधारण सी महिला, पर उसके चेहरे पर उस वक्त साधारण कुछ भी नहीं था। उसकी आंखों में बेटे के लिए अथाह स्नेह के साथ एक अनजाना डर तैर रहा था, जैसे कोई पुराना भय फिर से जिंदा हो उठा हो। उसकी नजरें दरवाजे पर जमी थीं, जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो या शायद किसी के आने से डर रही हो। रवि 21 साल का नौजवान, जिसकी रगों में नया खून रेस रहा था, जिसने दुनिया को केवल तर्क की कसौटी पर कसना सीखा था। वह अपनी माँ के सामने हीटर के पास बैठा एक किताब के पन्ने पलट रहा था। रवि, रात बहुत गहरी और भीषण ठंड है, तुम अब कहीं मत जाया करो, माँ का कहा मान लिया करो। रवि ने किताब से नजरें हटाकर एक क्षण के लिए अपनी माँ को देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं, जिनमें युवावस्था की जिद थी और एक अटूट आत्मविश्वास जो इस ठंडी रात की खामोशी को चुनौती देता सा लग रहा था। फिर वही पुरानी बातें, आप भी ना इस पुराने जमाने में ही जी रही हो। ये आत्मा वात्मा, भूत प्रेत सब कोरी बकवास है, केवल मन का वहम। साइंस, तर्क, बुद्धि, इन सब के आगे ये अंधविश्वास टिकते नहीं। ठीक है बेटा, मैं मानती हूँ कि शायद तुम्हारी बातें सही हों, शायद आत्माएं नहीं होती हैं, या जैसी हम सोचते हैं वैसी नहीं होती, पर फिर भी अकारण रात को बाहर क्यों निकलना, क्यों जोखिम मोल लेना? उसकी आवाज में एक अजीब सी मजबूरी थी, जिसे रवि महसूस तो करता था पर समझ नहीं पाता था। उसे लगता था कि मां की यह चिंता निराधार है, केवल उनकी पुरानी पीढ़ी की सोच। लेकिन उस वक्त कमरे की हवा में कुछ ऐसा था जो तर्क से परे था, जैसे दीवारें भी कुछ कहने को तैयार हों। अरे माँ, आप इतना विचलित क्यों हो रही हो? मैं कोई अंधेरी गलियों में नहीं जा रहा हूँ, बस पास की टपरी पर जा रहा हूँ। वहां सतीश और दीपक होंगे। थोड़ी गर्म चाय पीकर और कुछ जरूरी बातें करके तुरंत वापस आ जाऊंगा। मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे। पर अभी तो तुम चाय पीकर ही उठे थे। हाँ, पर वहां दोस्तों के साथ पीने का मजा ही कुछ और होता है माँ। और धर्मपाल काका भी शायद होंगे, उनकी कहानियां सुनेंगे। समय आसानी से कट जाएगा, आप फिक्र मत करो माँ, बस आया। ललिता ने अपने होंठ भींचे, कुछ कहना चाहा, लेकिन रवि के माथे पर दिखने वाली बेचैनी देखकर रुक गई। वह जानती थी उसे रोकना व्यर्थ है। नौजवानों को अपनी बात मनवाने की आदत होती है, पर आज उसकी आंखों में जो जिद थी, उसमें कहीं न कहीं एक अनकहा अंधेरा भी झलक रहा था। ललिता ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, ठीक है बेटा, जाओ, पर जल्दी आना। उसकी आवाज में एक अकथनीय भय छुपा था, ऐसा भय जिसे शब्दों में नहीं ढाला जा सकता, जो बस कमरे की दीवारों पर थरथराती परछाइयों की तरह मंडरा रहा था। जैसे ही रवि कमरे से बाहर निकला, लालटेन की लौ थोड़ी थोड़ी कांपने लगी और कुछ ही पल में वह कमरे में और भी छोटी लगने लगी, जैसे रोशनी खुद डर कर सिकुड़ गई हो। ललिता ने आंखें बंद कर लीं। उसके होंठ धीमे धीमे कुछ मंत्रों का जाप करने लगे। आवाज कांप रही थी और हवा अचानक अजीब तरह से भारी हो गई। उसे लगा जैसे आज रात हवा में भारीपन है और हर ओर अनजानी शक्तियों का अदृश्य जाल बिछा हुआ है। रवि ने बाहर कदम रखा। अंधेरा इतना सघन था कि लगता था जैसे हर दिशा में कोई जीवित साया फैला हुआ हो। टॉर्च की रोशनी भी उसे पूरी तरह से भेद नहीं पा रही थी। उसकी किरणें जैसे हवा में ही खो जा रही थीं, या शायद कुछ अदृश्य उन्हें निगल रहा था। शहर के इस बाहरी हिस्से में स्ट्रीट लाइटें भी टूटी फूटी थीं और उनमें से आती मंद रोशनी अंधेरे को और भी डरावना बना रही थी। रास्ता वाकई सुनसान था। दोनों ओर ऊंची बेतरतीब झाड़ियां और जिनकी काली परछाइयां हवा के हर झोंके के साथ नाचती थीं। इस भयानक ठंड में जब हवा सर्द सीटी बजाती हुई कान के पास से गुजरती थी, तो रवि को भी एक पल के लिए अपनी मां की बात याद आई। उसने खुद को झकझोरा। कैसी बचकानी सोच है, उसने मन में सोचा। हालांकि वह खुद को तर्कवादी और निर्भीक मानता था, लेकिन इस हाड़ कंपाने वाली ठंड और डरावने सन्नाटे में हर अगले कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य साया उसका पीछा कर रहा है। उसने अपनी चाल थोड़ी तेज कर दी। कुछ ही देर में
उसे दूर एक टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। वह थी गांव के चौराहे की अकेली चाय की टपरी, जिसे धर्मपाल काका चलाते थे। लेकिन इस वक्त वहां उसका दोस्त सतीश और कुछ अन्य लोग बैठे हुए थे। वहां पहुंचकर उसे कुछ राहत मिली। टपरी के पास एक छोटी सी आग जल रही थी, जिसके चारों ओर कुछ लोग बैठे थे। आग की लपटें अंधेरे को काटती हुई ऊपर उठ रही थीं और उनके चेहरे को लालिमा दे रही थीं। रवि ने देखा, उसके कॉलेज के दोस्त सतीश और दीपक पहले से ही वहां मौजूद थे। उनके चेहरों पर ठंड और उत्साह का अजीब मिश्रण था। लेकिन उनके साथ एक और शख्स थे, जिनकी उपस्थिति ने माहौल को गंभीर बना रखा था। धर्मपाल काका। धर्मपाल काका, 70 साल की उम्र। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उन्होंने अपने जीवन में अनेक रहस्य देखे हों। वह हमेशा शांत और गहरे रहते थे और उनकी कहानियां गांव भर में प्रसिद्ध थीं। और बेटा रवि, क्या हालचाल है? इतनी सर्द में कहाँ भटक रहा है? सब ठीक है काका, बस हाँ, थोड़ी ज्यादा ही ठंड है। आप बताइए क्या चल रहा है? और हाँ काका, आप इतने अनुभवी हैं, मुझे सच सच बताइए, क्या आत्माएं सच में होती हैं या ये सिर्फ मेरी माँ का और पुरानी पीर ही का वहम है? यह सवाल सुनते ही टपरी पर सन्नाटा छा गया। सतीश और दीपक भी उत्सुकता से धर्मपाल काका को देखने लगे। धर्मपाल काका ने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई पुरानी भारी याद उनके जहन में लौट आई हो। हाँ बेटा रवि, आत्माएं सच में होती हैं। यह कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि एक अनदेखी हकीकत है, जिसे समझने के लिए तर्क से ज्यादा अनुभव की जरूरत होती है। क्या काका, आप भी इस अंधविश्वास को मानते हो? आप तो पढ़े लिखे हो। ये सब डर पैदा करने की बातें हैं। आज के जमाने में कौन मानता है इन फालतू बातों को? बेटा, यह अंधविश्वास नहीं है, यह हकीकत है। तुम लोग किताबों में उलझे रहे, जबकि हमने यह सब अपनी आंखों से देखा है, अपनी चमड़ी पर महसूस किया है। मैंने अपनी आंखों से एक भयानक आत्मा देखी थी, एक ऐसी आत्मा जिसने मुझे मौत के मुंह तक पहुंचा दिया था। क्या आपने अपनी आंखों से देखा था काका? धर्मपाल काका ने आग की ओर देखा, जैसे वह लपटों में अपने अतीत को देख रहे हों। उनकी आंखें दूर कहीं गुम हो गईं। उन्होंने अपनी कहानी सुनानी शुरू की और टपरी पर एक अजीब सिहरन पैदा करने वाला सन्नाटा छा गया। बात बहुत पुरानी है, आज से करीब 45 साल पहले की। तब मैं 25 साल का ऊर्जावान युवक था। तुम लोगों की तरह ही खून गर्म था और डर नाम की कोई चीज मुझे छू भी नहीं पाती थी। उस समय शहर और गांव के बीच सड़ी डिहाकें नहीं थीं और जमाना बैलगादी का था। मुझे शहर किसी जरूरी काम से जाना पड़ा था और लौटते लौटते देर हो गई। कार्तिक का महीना था, ठीक ऐसी ही हल्की ठंड थी, पर रात और भी गहरी हो गई थी। चारों ओर मील मील तक कोई आबादी नहीं थी, बस बैलगाड़ी के पहियों की चर्र चर्र की आवाज और झिंगुरों का शोर। मैंने अपनी बैलगाड़ी को तेज हाँका, क्योंकि मुझे किसी भी कीमत पर भोर से पहले गांव पहुंचना था। सुनसान रास्ता था, जिसके दोनों ओर केवल घने काले जंगल थे। बीच बीच में बबूल के नुकीले पेड़ अपनी भयानक परछाइयां बना रहे थे। मैं डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहा था। मैं लगातार गांव और अपने घर के बारे में सोच रहा था। तभी मैंने रास्ते के किनारे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक साधु जी को देखा। वह अकेले बैठे थे, एक चिलम सुलगा रहे थे। उनके लंबे बाल और गहरी आंखें थीं और उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जो उस डरावने माहौल में असंगत लग रही थी। उन्होंने मेरी ओर देखा। उनकी नजरें इतनी तेज थीं कि मुझे लगा जैसे उन्होंने मेरे अंदर तक झांक लिया हो। मैं जानता था कि मुझे रुकना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी, या कम से कम उन्हें नमस्कार करना चाहिए था। लेकिन मेरी जल्दी ने मुझे अंधा कर दिया। मैंने नजरअंदाज कर दिया। सोचा कि रात के समय किसी अजनबी से बात करना खतरनाक हो सकता है। मैंने अपनी बैलगाड़ी को और तेज हाँक दिया और साधु जी पीछे छूट गए। वह गलती मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस रात अगर मैंने उन्हें नजरअंदाज न किया होता तो शायद आगे का भयानक मंजर मुझे देखना नहीं पड़ता। जैसे ही मैंने साधु जी को पीछे छोड़ा, मौसम अचानक बदलने लगा। हवा की तेजी बढ़ी और फिर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। पहले तो बूंदें थीं, लेकिन जल्दी ही वह तेज बौछारों में बदल गईं। बारिश के साथ ही ठंड और भी ज्यादा हो गई थी। मेरी बैलगाड़ी की छत भी पुरानी थी और पानी की कुछ बूंदें अंदर आ रही थीं। उस भयंकर ठंड में, उस अंधेरी रात में और तेज बारिश में मुझे लगा कि अगर मैंने आसरा नहीं लिया तो मैं ठंड से जम जाऊंगा। मेरा बैल भी थक चुका था और आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। तभी बारिश के बीच मुझे दूर एक पुरानी इमारत का स्पष्ट ढांचा दिखाई दिया। वह एक खंडहर नुमा घर था, जिसकी छत आधी उड़ी हुई थी और दीवारें काली पड़ चुकी थीं। दूर से ही वह भुतहा लग रहा था, पर उस वक्त मेरी विवशता ने मेरे डर को दबा दिया।
मैंने सोचा बस थोड़ी देर के लिए बारिश से बचने और हाथ पांव सेंकने के लिए आग जलाकर बैठ जाऊंगा। मैं बैलगाड़ी को एक पेड़ से बांधकर हिम्मत करके उस पुराने घर के अंदर चला गया। घर की टूटी हुई चौखट और जंग लगे दरवाजे से अंदर घुसते ही मुझे पुरानी सीलन और गंदगी की तेज बदबू आई। अंदर गहरा अंधेरा था। मैंने टॉर्च से रोशनी की तो देखा कि घर के अंदर जाले और गंदगी के ढेर लगे हैं। यह घर सालों से वीरान पड़ा था। मैंने एक कोने में कुछ सूखी लकड़ियां और पत्तियां इकट्ठी की जो मुझे थोड़ी सूखी लगी। मैंने किसी तरह माचिस जलाकर आग लगाई। जैसे ही आग की लपटें उठीं, रोशनी हुई और मैंने अपने कांपते हाथों को गर्म करना शुरू किया। आग की गर्मी से मुझे थोड़ी राहत मिली। मैं आग के पास बैठ गया। मेरी आंखें थोड़ी भारी हो रही थीं और मेरी शरीर की थकान अब हावी हो रही थी। मुझे लगा कि मैं सुरक्षित हूं, कि मैंने खतरे को टाल दिया है। लेकिन तभी अचानक एक आवाज आई। वह आवाज किसी सामान्य महिला की नहीं थी। वह गहरी, खुरदुरी और असामान्य रूप से डरावनी थी। वह आवाज जैसे किसी कुएं की गहराई से आ रही हो। चले जाओ, मेरे घर से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। वह आवाज दीवारों को चीरती हुई आई, जैसे घर के हर कंकड़ से निकल रही हो। मैं बुरी तरह से डर गया था। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए, जैसे मेरे शरीर का सारा खून जम गया हो। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से जान निकल रही हो। सांस लेना भी मुश्किल हो गया। मेरा शरीर पसीने से भीग गया था, जबकि बाहर इतनी भयंकर ठंड थी। मैंने डरते डरते पूछा, कौन हो तुम? कहां हो? जवाब में एक कराहने की आवाज आई, तुम्हारी मौत। मैंने भागने की कोशिश की, पर मेरे पैर लकवाग्रस्त हो गए थे। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे जमीन से जकड़ लिया हो। मैंने आंखें बंद कर लीं और अपने अंतिम क्षणों का इंतजार करने लगा। मैंने आंखें बंद की ही थीं कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि घर के अंदर की हवा और भी ज्यादा ठंडी हो गई है। यह सामान्य ठंड नहीं थी, बल्कि एक अजीब, बर्फीली और घिनौनी ठंडक थी, जैसे सीधे कब्रिस्तान से आ रही हो। मैंने डर के मारे आंखें खोली और जो देखा वह आज तक मेरे जहन में अंकित है। आग की झिलमिलाती रोशनी में मेरे सामने, मेरे से बस कुछ ही कदम की दूरी पर एक औरत की आकृति प्रकट हुई। वह पूरी तरह से काली नहीं थी, पर धुंधली, पारदर्शी और भयानक थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे जो हवा में तैर रहे थे। उसके चेहरे पर एक अमानवीय और विकृत मुस्कान थी। वह हवा में तैर रही थी, धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। उसकी ओर से आने वाली ठंडक ने आग की गर्मी को भी बेअसर कर दिया। मैं समझ गया था कि यही वह भयानक आत्मा है जिसका डर लोग अंधेरे में मानते हैं। वह मुझे मारने आ रही थी, यह स्पष्ट था। मेरी सांसें रुक गईं। मेरा दिमाग सोचना बंद कर दिया। अब जीने की आशा खो चुका था। मैंने आखिरी बार अपनी मां को याद किया और तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक पीछे से एक तेज रोशनी की लकीर आई जो उस आत्मा की ओर बढ़ी और मैंने सुना वही गहरी और शांत आवाज, रुक जाओ दुष्ट शक्ति, इसका समय अभी नहीं आया है। वह साधु बाबा थे, वही साधु बाबा जिन्हें मैंने थोड़ी देर पहले रास्ते में नजरअंदाज किया था। वह मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। उनके शरीर से एक दिव्य ऊर्जा निकल रही थी। उन्होंने तेज आवाज में कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए। मंत्रों की शक्ति से आत्मा चीख उठी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि मेरे कानों के पर्दे फटने लगे। बेटा, मुझे पता था कि कुछ ऐसा होगा, इसीलिए मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। तुम मेरी नजरों से दूर हो गए थे, पर मैंने महसूस कर लिया था कि तुम खतरे में हो। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अहंकार में आपको नजरअंदाज किया। मैंने आपकी उपस्थिति का अपमान किया। आज आप नहीं होते तो मैं आज जिंदा नहीं होता। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप मेरे लिए देवता हैं। धर्मपाल काका शांत हो गए। पूरी टपरी पर गहरा सन्नाटा छा गया था। सतीश, दीपक और रवि तीनों स्तब्ध थे। उनके चेहरे पर ठंड नहीं, बल्कि डर और विस्मय का भाव था। रवि, जो कुछ देर पहले तर्क और विज्ञान की बातें कर रहा था, अब शांत था। उसके अंदर का अहंकार टूट चुका था। उसकी मां का डर अब उसे निराधार नहीं लग रहा था, बल्कि सत्य पर आधारित सावधानी लग रही थी। माँ सही कहती है काका, रात को बाहर मत जाओ। माँ का डर निराधार नहीं था, वह सच्चाई थी। मैंने गलती की। आज से मैं माँ की सारी बातें मानूंगा। ये अंधेरा, ये रात, अकेलेपन में असुरक्षित है।